हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी के वो टॉपिक के बारे में जो एमपीपीएससी हर बार हर बच्चे से ये बोलता है कि भाई मुझे तैयार कर लेना, मैं हर बार आपसे ये प्रश्न पूछूंगा। और बच्चा हर बार गलती करता है क्या कि एमपीपीएससी ने इस बार पूछ लिया है तो नेक्स्ट बार नहीं पूछेगा। नहीं दोस्त, ये हर बार एमपीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की जो गौरवशाली इतिहास है और पूरे भारत का गौरवशाली इतिहास है, उसका सबसे बड़ा प्रतीक, जीता जागता प्रतीक क्या है? अभिलेख है। हम आज जो पूरा भारतवर्ष पूरी दुनिया में जाना जाता है वो किसकी वजह से जाना जाता है? ये सब जो छोटे छोटे जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, डायग्राम नहीं बोलेंगे, चित्र जो इमेज दिख रहे हैं, उसकी वजह से जाना जाता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य सरकार और मध्य प्रदेश शासन हर बच्चे को, आने वाली जनरेशन को सिखाना चाहती है कि ये हमारे लिए पूंजी है। तो ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स का 2026 का एग्जाम है, उसका सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा एनर्जेटिक रहिएगा, डल नहीं रहना है। फिर से मैं बता रहा हूं, हम शिथिल हो चुके हैं तैयारी के इस ड्यूरेशन में। बहुत जैसे ही नोटिफिकेशन आया था तो हमारी एनर्जी बहुत नेक्स्ट लेवल पे थी। जैसे जैसे डेज आगे बढ़ रहे हैं फिर हम शिथिल होना स्टार्ट हो गए, हम अस्त व्यस्त हो गए। नहीं, हमको सिस्टमैटिक होना है और ऑटोमेटिकली एनर्जी जब एक जगह पे लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है। तो कुछ उलझे नहीं, सुलझने का काम करें। हर अधिकारी जब भी, याद रखिए, एक छोटी सी चीज़ है, वैसे तो मुद्दे की ही बात करनी चाहिए मगर मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी एक अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं तो आप एक दिन में अधिकारी नहीं बनते। अधिकारी बनने की प्रोसेस उस दिन से शुरुआत होती है जिस दिन से आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। छोटी सी डायरी रखिए, 5 से 10 रुपए की डायरी रखिए जिसमें टू डू लिस्ट बनाइए, मुझे आज क्या क्या करना है, और टिक मार्क करते चलिए कि ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। तो जब शाम को जब आप तकिए पे अपना सिराना रखेंगे या सिराने पे अपना सर रखेंगे तब आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि आज मैंने कुछ बेटरमेंट किया, आज मेरा आउटपुट ये है, मेरे कम से कम 200 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। जब टारगेट बेस्ड काम करते हैं तो ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखती है। और याद रखिए, जब भी कोई अधिकारी को आप चलते दिखेंगे तो दोनों हाथ खाली नहीं दिखेगा, एक हाथ में एक अधिकारी हमेशा डायरी लेके चलता है। आप भी डायरी लेके चलने की कोशिश करिए और उस डायरी से अपना टारगेट बनाइए और आगे बढ़िए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख, एक नजर देख लेते हैं। यशोधर्मन, मंदसौर, तुमेन, सांची, हेलियोडोरस, एरण, उदयगिरी, रूपनाथ, सुपिया, भरहुत, अशोका गुर्जरा और मिहिर भोज। आज हम इसके बारे में 10 मिनट में चर्चा करेंगे। थोड़ा एनर्जी मेंटेन रखिए, कॉपी और पेन रखिए और लिख लिख के याद करिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रूपनाथ का अभिलेख। बच्चे को पता है रूपनाथ का अभिलेख कहाँ है, कटनी में है, हम सबको याद है। बस हम आपको फिर से मैं बोल रहा हूं, हम रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोराइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थान आपको रखना है कटनी। अब जब भी रूपनाथ का जिक्र हो तो आपको सम्राट अशोक का नाम याद रखना है। तो क्या है? सम्राट अशोक का बुद्ध अनुयायी बनने की जानकारी मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएगा कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा बुद्ध के अनुयायी बनने की जानकारी मिलती है? तो आपको बताना पड़ेगा रूपनाथ अभिलेख में। फिर ये किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के 2.5 वर्ष के उपरांत, 2.5 वर्ष, ठीक है, 2.5 वर्ष के उपरांत अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। यहाँ भी इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ के प्रति जो इसकी श्रद्धा थी, इसका भी इसमें जानकारी आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं एरण। तो बच्चे को याद है कि एरण का अभिलेख कहाँ मिलेगा? सागर में मिलेगा। ये किसके द्वारा है? भानुगुप्त के द्वारा बनाया हुआ है। तो देख लीजिए, ये टाइम पीरियड होगा गुप्त काल। भानुगुप्त का नाम याद रखना है, सागर में याद रखना है। लिपि किसकी कैसी है? तो लिपि ब्राह्मी है। भाषा जो है वो आपको संस्कृत में मिलेगी। और महत्व जो है बच्चे को याद है, हर बार प्रश्न बनता है कि सती प्रथा का विश्व में पहली बार साक्ष्य यहीं देखने को मिलेगा। तो सती प्रथा का साक्ष्य, भारत सबसे प्राचीन जो अभिलेख साक्ष्य के तौर पर देखने को मिलेगा वो यहीं मिलेगा। बात करते हैं अशोक का गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा जब भी याद रहा है तो गुर्जरा जो है वो है अशोक का गुर्जरा अभिलेख दतिया में। ठीक है, ये अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये सब शिलालेख है मगर ये लघु शिलालेख है, ब्राह्मी लिपि है और भाषा इसकी जो है प्राकृत है, ये याद रखना है।
फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा शिलालेख लघु शिलालेख के तौर पे जाना जाता है, जो कि दतिया में स्थित है। तो आपको उल्टा बताना है कि अशोक का गुर्जरा शिलालेख, ये भी याद करना है आपको। फिर विशेष क्या है, अशोक की धम्म नीति के दर्शन भी इस शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। गुर्जर, कभी कभी अशोक का शब्द नहीं मिलेगा आपको, केवल गुर्जरा दिखेगा, तब भी आपको अशोक ही याद रखना है, और याद रखना है कि धम्म नीति का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं उदयगिरी की अभिलेख। उदयगिरी हमने याद रखा था, उदयगिरी जब भी ये शब्द याद रखें तो आपको विदिशा याद रखना है। तो सबसे पहले बताना है उदयगिरी कहाँ है, तो ये विदिशा जिले में है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, वो इसकी उसी टाइम पीरियड में ये देखने को मिलेगा। भाषा कौन सी होगी, संस्कृत होगी, ठीक है। और छोटी सी चीज, उदयगिरी, एक तो सबसे पहले उदयगिरी में एक केव्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये याद कर चुके होंगे। खासकर चीज क्या है, चंद्रगुप्त के जो सचिव हैं वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन का उल्लेख देखने को अपन को मिलता है। अगेन फिर से मैं रिवाइज करा दूं, रूपनाथ का जब भी जिक्र मिलेगा तो कटनी में है, एरण कहाँ है, सागर में है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, दतिया में है। फिर बात करते हैं उदयगिरी की केव्स कहाँ है, विदिशा में, ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी है जिसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन मित्रों सूपिया का अभिलेख, मिहिर भोज का, भरूच का और गुर्जरा का। तो सूपिया का अभिलेख कहाँ मिलेगा, सूपिया का अभिलेख आपको मिलेगा रीवा में। छोटी छोटी जानकारी फिर से नोट डाउन करिए, ये स्थान है रीवा और ये गुप्तकालीन शिलालेख में से एक जाना जाता है। फिर चीज है सूपिया है, तो सू से सूपिया, सा से स्कंदगुप्त से संबंधित यहाँ इस अभिलेख में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। फिर एक गुप्त वंश का एक आता है घटोत्कच, नाम सुना होगा, तो ये घटोत्कच वंश भी इसे आगे चलकर बोला गया, किसको, गुप्त वंश को। और यह अभिलेख गुप्त वंश की वंशावली की वीरता, हुणों पर विजय क्या प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये चीजें हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, मगर ये पूछा लिया जाएगा कि सूपिया का अभिलेख कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको बताना है रीवा में। फिर है मिहिर भोज, और मिहिर भोज शब्द होगा तो आपको ग्वालियर एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि मिहिर भोज इक्वल टू ग्वालियर। चलिए, ग्वालियर, मिहिर भोज का प्रशस्ति कहाँ मिलेगी, ग्वालियर में मिलेगी। वंश कौन सा है, गुर्जर प्रतिहार। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है, तो आपको तो बताना पड़ेगा मिहिर जो भोज आपको देखेंगे वो है गुर्जर प्रतिहार वंश है, ठीक है मित्रों। फिर है इसकी रचना किसने की है, तो कवि बालादित्य, बालादित्य, ये याद आपको रखना है। ये नया फैक्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये अपने आप में एक ऐसा अभिलेख जो है, जैसे जो मैंने थोड़ा आइडेंटिफाई किया और थोड़ा रिसर्च किया कि शून्य जो हमने आर्यभट्ट का शून्य है, तो शून्य का पहला अभिलेखीय प्रमाण भी इसी अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा। महत्व क्या है, मीर भोज की अरबों की जीत और उनके विशाल साम्राज्य की जानकारी भी हमको इसी में देखने को मिलती है। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज क्या कि इस प्रशस्ति में, इस अभिलेख में इसको हमारे जो मिहिर भोज हैं उनको आदि वराह की भी उपाधि से सम्मानित किया गया है था। और ये आदि वराह जो थे, मतलब हमारे ये उपाधि मिली थी, और मिहिर भोज कहते हैं कि ये विष्णु भक्ति से संबंधित था, भगवान विष्णु को ज्यादा ये समर्पित थे, भगवान विष्णु जी के प्रति। नेक्स्ट बात करते हैं भरूच का तोरण अभिलेख। भरूच, तो याद रखना है भरूच मतलब सतना, जो सतना के रहने वाले होंगे वहाँ एक कॉलोनी भी है, इसके नाम से कॉलोनी भी बनाई गई, और बाकी भरूच का तो तोरण अभिलेख मिलेगा ही मिलेगा। खोज किसने की है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की हुई है। और टाइम पीरियड कोई पूछ ले अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया है, तो 1873 आपको याद रखना है। महत्व क्या है इसका, तो एक नजर देख लेते हैं। महत्व, वात्स्यपुत्र धनभूत नामक राजा का उल्लेख मिलता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वात्स्यपुत्र धनभूति। अब पूछ लिया जाएगा किस अभिलेख में वात्स्यपुत्र धनभूति का उल्लेख मिलता है, तब भी बताना है कि भरूच के स्तूप में आपको देखने को मिलता है। फिर लिपि इसकी कैसी थी, ब्राह्मी थी, भाषा इसकी प्राकृत थी, और काल क्या होगा, बिल्कुल पुष्यमित्र शुंग वाला टाइम पीरियड है, तो शुंग का काल होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए गुर्जर अभिलेख, यानी गुर्जरा अभिलेख बोलेंगे जिसको, स्थान है दतिया, और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी भालचंद शर्मा ने। एक नजर देख चुके हैं, फिर से हम यही देख रहे हैं, भालचंद शर्मा जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्राकृत और ब्राह्मी, तो प्राकृत इसकी भाषा होगी, ब्राह्मी इसकी लिपि होगी। और सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कि इसकी महत्व के बारे में। तो जम्बूद्वीप आपका एक शब्द मिलता है आपको, इन जो पेपर हमारा यूनिट 1 बोल सकता है, पेपर 1 का
जो पेपर 1 है और पेपर 2 है सी सेट वाला सेगमेंट है। तो पेपर 1 का यूनिट 1 और यूनिट 1 में ऊपर वाला जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, इसमें आपको जम्बूद्वीप का भी उल्लेख मिलेगा, भारतवर्ष शब्द जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। तो ये भी चीज यहाँ से जोड़ सकते हैं, हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले। तो इस अभिलेख में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप शब्द का उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड स्टडी जब आप करेंगे तो आप बहुत खुश होंगे कि भैया ये चीज तो उससे भी संबंधित है और पेपर भी ऐसे ही बनते हैं। क्यों? वो ये मान के चलते हैं कि आप ऐसे तीक्ष्ण अधिकारी बनने वाले हैं जो हर चीज को जोड़कर जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज को देखिए, जम्बूद्वीप शब्द का उल्लेख देखने को मिलेगा। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के तौर पे इसमें यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अशोक के बौद्ध संघ में प्रवेश करने और धर्म प्रसार की जानकारी भी देखने को मिलेगी। चलिए फिर देखते हैं यशोधर्मन, हमने अभी रटा था। यशोधर्मन कहाँ है? यशोधर्मन अभिलेख जो मिलेंगे वो आपको मिलेगा मंदसौर में। वेरी गुड, ठीक है। मंदसौर, इसको बोलते हैं सौधानी गांव, एक संस्कृत सौधानी गांव है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है और ये संस्कृत भाषा में था। अच्छा, मंदसौर का क्या नाम है? तो मंदसौर को दशपुर के नाम के तौर पे भी जाना जाता है। तो यशोधर्मन ने दशपुर में हूणों पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था, ठीक है। और इसकी रचयिता, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वासुल कवि, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? वासुल कवि। कला क्या है? सिंह और मनुष्यों की आकृति और नदी के तौर पे ये सब छोटी छोटी चीजें मिलेगी। मनुष्य, सिंह और नदी, इन तीनों का आपको जिक्र देखने को मिलेगा। फिर मंदसौर से फिर कूद के फिर दूसरे वाले मंदसौर अभिलेख में जाते हैं। तो मंदसौर इटसेल्फ खुद मंदसौर में ही होगा। जानकारी का टाइम पीरियड कौन सा होगा? हमें उस टाइम पीरियड में कुमार गुप्त की जानकारी हमें प्राप्त होती है। भाषा इसकी संस्कृत होगी और लिपि होगी ब्राह्मी। मोस्ट प्रोबेबली जितने अभिलेख हुए हैं संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में ही देखने को मिलेंगे। एक आध दो जो होंगे वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलेगा। प्रमुख शासक कौन था? जो हमने अभी जिक्र किया, कुमार गुप्त है, यशोधर्मन है और सबसे बड़ी बात वंदुवर्मन है। जानकारी विश्व का सबसे ये इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी का पीवाईक्यू आप अगर लगाएंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि ये विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पे इस अभिलेख को जाना जाता है, ठीक है। जो रेशम के व्यापारी थे और जो रेशम का व्यापार होता था, तो ये अभिलेख जो है वो अपने आप में व्यापार का जो एडवर्टीजमेंट है वो इस तौर पे जाना जाता है। उल्लेख इस अभिलेख में मंदसौर का पृथ्वी का तिलक के तौर पे भी बोला गया है और इसकी रचना किसने की है? मंदसौर अभिलेख की है वत्स भट्टी ने। और यशोधर्मन का नाम होगा तो आपको वासुल कवि नाम याद रखना है। यशोधर्मन, वासुल कवि और यहाँ वत्स भट्टी। क्लियर है? डाउट नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख है अशोकनगर में। शासन किसका था? कुमारगुप्त प्रथम का था। और तुमेन, मैं बता रहा हूं, आप हमेशा याद रखिएगा तुमेन अभिलेख की आधी अंदर की जानकारी अगर ना पूछे तो ना पूछे चलेगा, बट आपको तुमेन अभिलेख याद रखना है। ये कहाँ है? अशोकनगर में, ठीक है। फिर ये कुमारगुप्त को शरदकालीन, ये अपने आप में एक प्रश्न है, फुल टू प्रश्न है कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन, किस अभिलेख में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बना के बोल रहा हूँ कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को क्या बोल रहे हैं? शरदकालीन सूर्य के भांति चमकता हुआ बताया गया है। तो आपको तुरंत बताना है तुमेन अभिलेख में किसको बोला गया है? कुमारगुप्त को बोला गया है, ठीक है। वर्तमान ग्वालियर का पुरातत्व संग्रहालय में यानी कि गुजरी महल में इसको वहां संग्रहित किया गया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसको डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्विक रिवीजन मैं फटाफट करा ही दूंगा आपको। फिर बात करते हैं सांची। तो सांची के लेख में ये सांची रायसेन में होगा, डाउट मत रखना, ये विदिशा में नहीं है सांची। मैक्सिमम स्टूडेंट का एक्सीडेंट यही हो जाता है कि सर ये सांची तो विदिशा में है। नहीं दादा, सांची जो है वो रायसेन में है, ठीक है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज की उपाधि के तौर पर सुशोभित किया गया था। और पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को महाराजाधिराज की उपाधि से सुशोभित किया गया था? तो इसमें अभी सांची का उल्लेख आपको करना है। और अभिलेख में चंद्रगुप्त के सेनापति अमृका देव का उल्लेख भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट, और ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, एमपीपीएससी में पूछा जाता है और यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है। क्या है? हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा का भी नाम ये प्राचीन नाम के दौर मिलेगा। गरुड़ स्तंभ भी पूछ लिया जाता है कि गरुड़ स्तंभ कहाँ देखने को मिलेगा, तब भी आपको विदिशा ही टिक करना है, ठीक है। स्थान विदिशा वेशनगर। विशेष क्या है? ये स्तंभ भगवान विष्णु, ठीक है, वासुदेव को, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। फिर है वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख के तौर पे भी जाने जाएंगे। ऑब्वियस है कि जब विष्णु देव को समर्पित है तो भैया हम इसे वैष्णव धर्म के लिए ही समर्पित के तौर पे ही मानेंगे,
फिर बात करते हैं ये भाषा और लिपि कैसी होगी, तो भाषा होगी प्राकृत और लिपि होगी ब्राह्मी लिपि। इसका विषय तो देखिए भैया, यूनानी राजदूत, जो नाम आप देखते हैं यूनानी राजदूत कौन था, सबसे पहले ये देख लो कि हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का था, यूनान का था। तो विदिशा में विष्णु की पूजा के लिए गरुड़ ध्वज स्थापित कराना, ये इसका जिक्र आपको ये मिलेगा इस स्तंभ में कि भैया गरुड़ ध्वज की स्थापना मिलेगी। फिर जानकारी क्या है, इंडो यूनानी शासक और शुंग शासक, ये दोनों की जानकारी आपको देखने को इसमें मिलेगी। लोक भाषा में इसे खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लोक भाषा में आम जनरलाइज तरीके से विदिशा उदिशा वाले एरिया में खाम बाबा के तौर पे इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे जो आपके काम के हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने सीसेट को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ है। सीसेट की जो प्रॉब्लम थी, कई बच्चों को लेकर प्रॉब्लम थी कि सर सीसेट हमसे डील नहीं हो रहा, तो सीसेट के लिए मेरा एक वीडियो देखिएगा, नीचे हम लिंक लगा देंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, चैंपियन स्क्वायर एमपीपीएससी नाम से एक एप्लीकेशन है, चैंपियन स्क्वायर के नाम से। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगी। और एमपीपीएससी की जितनी भी प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंट हमारे फ्री डेटा है, उस एप्लीकेशन के जो एक फोल्डर हमने क्रिएट किया है उसमें आपको ये वीडियो और वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ आपको मिलेगी। और इसी प्रकार का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। चैंपियन स्क्वायर हर कदम में आपके साथ है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत,